गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने 2-3 कॉन्सेप्ट देखे थे और कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे वो देखा था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? पावर, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल रेशियो, वर्क डन, पावर एफिशिएंसी क्या होता है उसको देख लेंगे। उसके आज आपका जो थ्योरी पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में हम कुछ चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल्स आपको देंगे और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे और उसका प्रैक्टिस सेट दे देंगे। ठीक है, आज आपका ऑफिशियली समझ लो कि सिलेबस ख़त्म हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा। अब फॉर्म अब निकलेगा, फॉर्म भरिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, डाउट होगा हमसे पूछते रहिए, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मैथ का भी ख़त्म, आज आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा, मैकेनिक्स भी पूरा का पूरा ख़त्म। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊँगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का 1-2 लेक्चर और आएगा आपका। तब तक जो भी मैंने बताया है सब कोई रखो, प्रैक्टिस सेट लो, प्रैक्टिस करो, जहाँ से क्वेश्चन हो वहाँ से बनाओ। बात समझ में आई? वो सब चीज़ आप करो और रिवीजन करो। मतलब कहने का है कि अब आपका सिलेबस ख़त्म। जब सिलेबस ख़त्म हो गया तो अब आपको क्या करना है कि एक रूटीन बनाना है, क्योंकि टाइम कम है अब, इसलिए मैंने सिलेबस आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दिया। और बस न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट रह जाएगा। न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, फिर से आप पलटोगे, क्या क्या मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है वो हमने आपको करवा दिया। ठीक है, प्रूफ मैंने नहीं करवाया है, प्रूफ करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप लोग कितना प्रूफ लेने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ठीक, डायरेक्ट जितना इसमें देखो 2 फैक्टर होता है। एक फैक्टर ये होता है कि कोई बच्चा है कि पूरा समझ रहा है, कोई बच्चा है कि समझ गया वो रट लिया। रटने वाला जो होता है ना बच्चा, समझ करके जो रट लेता है, समझो कि वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा। ठीक, इसीलिए आपको कुछ चीज़ें मेमोरी में रखनी ही पड़ेगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझो और अब आप एक रूटीन बनाइए। कम से कम दिन में 4 से 5 घंटा रिवीजन कीजिए, उसके बाद नया क्वेश्चंस को देखिए, फिर अगले दिन 5 घंटा रिवीजन, फिर 2-3 घंटा नया चीज़ पढ़िए। यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, शुरू से कि वीडियो आप फिर से एक बार देख जाओ, मैथ का भी, इसका भी। जो क्वेश्चन आपने बनाया, जो क्वेश्चन मैंने करवाया, उसको फिर से दोबारा से करो। समझे? मतलब क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, हाँ तरीका ऐसे से होता है, ताकि नया क्वेश्चन मिले, पैटर्न तो वही रहेगा, आपको दिमाग में क्लिक कर जाए। क्लियर है? चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कहता है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये कहता है अगर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर बहुत सारा अगर फोर्स लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। लेकिन ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है बट ये बॉडी यही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस के कारण एक फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा जिसे हम लोग F=ma कहते हैं, और वह ma फोर्स इसके उल्टा लगेगा, मतलब इसके रिवर्स लगेगा, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी मूव करते रहेगा। क्यों? ये डी-एलेम्बर्ट साहब ने दिया था, इसलिए इसको डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल बेसिकली इनर्शिया फोर्स पे अप्लाइड होता है। जैसे ये यहाँ इसलिए रहेगा क्योंकि इधर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं, मतलब झूठा बल। तो ये बॉडी यहाँ इसलिए रहता है, बहुत सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो फोर्स इधर की फोर्स लगाएगा, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम में रखेगा। इसी को कहते हैं डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। जैसे हम लोग, एक बात बताओ, जैसे हम लोग मान लो कि बाइक चला रहे हैं। जैसे बाइक चलाते हो तो देखते हो, अगर हम यहाँ पे गमछा उमछा लिए हुए हैं तो गमछा, बाइक चला रहे, गमछा जो है इधर उड़ियाते रहता है। क्यों? हवा के कारण। लेकिन उड़ियाता है हवा के कारण, लेकिन जब वो उड़ाया हुआ है और बाइक उसी तरह चलाए हुए हैं तो वो उसी तरह, मतलब वो उसी तरह से उड़ाया हुआ ही हुआ है। क्यों? एक फोर्स लग रहा है, हम तो फोर्स हमको दिख नहीं रहा है, फिजिकली तो हम टच कर नहीं रहे हैं, शेप चेंज को चेंज कर नहीं रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सूडो फोर्स। जब कार चलाते हैं, यहाँ पे जो लटका रहता है गुड़िया वगैरह, वो देखते हो कि ऐसे रहता है, मतलब कि जब चला रहे हैं कार तो ये गुड़िया ऐसे हो जाएगा, और आगे चला रहे तो गुड़िया ऐसे रहो, ऐसे ही रहेगी, जब तक कार रोकेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगी। ऐसे जो हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, तो फोर्स तो हमने दिया नहीं ना, हमने देख रहे हैं फोर्स, इसी फोर्स को हम कहते हैं सूडो फोर्स। बात समझ में आई? इनर्शिया इसीलिए कहते हैं। इनर्शिया मतलब क्या होता है कि हम अगर ऐसे बाइक पे हम बैठे हैं, बाइक अचानक से अगर ब्रेक मारेगा तो हम आगे फेंकाते हैं, क्योंकि मेरा शरीर जो है इसी तरह रहना चाहता है, और हम जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे
तो जैसे ही ब्रेक मारता है, जब मेरा शरीर चल रहा है तो वो मोशन में है, जैसे ही ब्रेक मारता है तो वो रेस्ट में आता है, अचानक से रेस्ट में आता है। मेरा शरीर क्या है, मोशन में ही रहना चाहता है। जब रेस्ट में आते हैं तो जब मोशन में ही रहना चाहता है तो ये आगे फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोशन में ही था पहले से। बात समझे? जब आप बैठे हो आराम से ट्रेन में, ट्रेन जब चलती है अचानक से आगे बढ़ती है तो आप पीछे की ओर आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि जैसे ही आप ऐसे रेस्ट में हो तो हम रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो हमको मोशन में करना चाहती है, लेकिन हम रेस्ट में आना चाहते हैं, इसीलिए हम पीछे फेंका जाते हैं। क्यों? ट्रेन हमको मोशन में कर रही है और हम रेस्ट में हैं, ट्रेन आगे बढ़ रही है और हम यहीं रहना चाहते हैं, तो हम ऐसे फेंका जाएंगे। ठीक, कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कभी कभी किसी क्लास में कि सर ट्रेन में जैसे ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर स्पीड से और हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं। अगर हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं तो ज़रा एक बात बताओ, जैसे ही हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं तो बाहर का चीज़ हमें दिखता है कि इधर जा रहा है, लेकिन हम इधर जाते हैं। ठीक, तो हम तो रेस्ट में हैं, लेकिन हम अगर रेस्ट में हैं लेकिन ट्रेन चल रही है तो हम ट्रेन के अंदर हैं। तो ट्रेन का अगर वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है तो हमारा वेलोसिटी भी उस समय 100 किलोमीटर पर आवर है। अब एक बच्चा ऐसे बोला हमको कि सर जब हम ट्रेन में ऐसे बैठे हैं तो 100 किलोमीटर पर है, जब ऐसे खड़ा हो गए, ठीक खड़ा हो गए, और खड़ा होने के बाद हमने क्या किया कि हम सर जो ऐसे बर्थ होता है ना, इस बर्थ, तो बर्थ के आगे तो पूरा खाली जगह होता है सर, हम ऐसे करके जब हम ऐसे उछलते हैं तो फिर हम तो भाई हवा में आ गए और ट्रेन तो 100 किलोमीटर से भाग रहा है। तो जब हम हवा में आए तो ट्रेन तो हमको आगे से टकरा जाना चाहिए, बोगी। ये बच्चा बोला। तो चूँकि इनर्शिया के कारण, तो देखो जब हम इनर्शिया में रहते हैं तो जैसे हम उछलें तो हम क्या है, हम तो उसमें भी 100 किलोमीटर पर आवर से ही हम उछले हैं। मगर जितना 100 किलोमीटर पर आवर जब ये चल रहा है तो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब आप उछलोगे ऊपर में है तब आप फेंकाओगे, तब भी आप बराबर ही रहोगे। उससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर आप उछलोगे तब आप आगे फेंकाओगे। मगर 100 किलोमीटर से अगर कम आप वेग में ऊपर की ओर उछलते हो तब आप ट्रेन में रहोगे। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा है वो कम को दबा देता है। बात समझ गए? ये बात समझना एकदम ध्यान से, ठीक है। चलिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब फिर आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अच्छा, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल किसी को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। लिखिए, द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन मोशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ द इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी। द सिस्टम ऑफ फोर्सेज acting on a body, the system of forces acting on a body in motion, यह जो है मोशन में है तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इन मोशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यह जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्सेलरेशन में है तो ये डायनेमिक मतलब वहीं रुका हुआ है, हमें रुका हुआ प्रतीत होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर जो इनर्शिया फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण हमें यह रुका हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है? आइए, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया। अब आते हैं वर्क डन। भाई वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे? देखो, अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर हम यहाँ से एक फोर्स F लगाते हैं, ये बॉडी कन्फर्म है कि मूव करेगा, मूव करते करते यहाँ आ गया और ये रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर S है तो वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर हमने फोर्स यहाँ लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए तब ही वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो भाई, जो मैंने बोला ना अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, अब बॉडी इधर मूव कर रहा है तो हमारे द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है। बात समझे? जैसे ये बोर्ड है, हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये बोर्ड यहीं की यहीं है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हमने इस बॉडी के ऊपर कोई वर्क डन नहीं किया। मेरा वर्क डन, माई वर्क डन ऑन दिस इन दिस बोर्ड इज ज़ीरो। मगर हमने फोर्स तो लगाया, हमने एनर्जी तो खर्च किया, तो एनर्जी खर्च होता है लेकिन वर्क डन नहीं हो पाता है। क्लियर है? चलिए, अब आइए, ये तो फोर्स ऐसे लगाए थे। अब अगर फोर्स मान लो कि ये बॉडी है, फोर्स हम ऐसे लगा दिए, हॉरिजेंटल से जो है थीटा एंगल पे लगा दिए,
और ये बॉडी यहाँ चला गया, तब बताइए कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन तो हमें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी आपको इसी डायरेक्शन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स तो हम यहाँ लगा रहे थे, तो क्या एफ इंटू एस होगा क्या? नहीं। अब ये फोर्स ऐसे लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो जो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वही फोर्स एनालिसिस होगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो अब देखो ये वाला कंपोनेंट इधर लग रहा था, तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। क्लियर है? इसका एक और कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, इसके कारण इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। बात समझ गए? यही बात हमें समझाना चाहते थे। अब एक बात बताओ, हम जो पूछ रहे हैं वो बताना। एक आदमी जब हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो कूली आता है, उसे हम कहते हैं भाई मेरा सामान ले लो। सामान ऐसे उठाया और ऐसे करके रख लिया, और ऐसे रखने के बाद वो सीधा चल रहा है। तो जब ऐसे रख लिया और वो सीधा जा रहा है, तो उस कूली ने इसके लिए मतलब ये जो सामान उठाया हुआ है इसके ऊपर कोई वर्क किया क्या? नहीं किया। वर्क डन इज जीरो। कैसे भाई? फोर्स यहाँ लग रहा है, और जब फोर्स इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक, लेकिन ये वस्तु जब कूली ऐसे जा रहा है तो ये वस्तु ऐसे करके जा रहा है, मतलब उधर जा रहा है। तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। तो एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस 90, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा बताओ? कॉस 90 कितना? जीरो। तो वर्क डन इज जीरो। तो हम ये कहेंगे उसने कोई वर्क डन नहीं किया, लेकिन मेरा सामान तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया ना। ठीक है? तो वर्क डन, अच्छा वर्क डन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, वो सब न्यूमेरिकल्स में। कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है भाई? अगर हम मान लो कि फोर्स लगा रहे हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो हो गया वो 180 डिग्री, तो कॉस लगाएंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब है कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स वर्क डन नेगेटिव। वो सब वर्क डन ऑन द नेगेटिव, बाय द नेगेटिव, वो सब मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ना है, ड्रास्टिकली इंक्रीज है, वो सब बाद में देखेंगे हम लोग। जब बीटेक में चले जाओगे तब वो सब देखोगे, पिस्टन के ऊपर जो वर्क होता है। ठीक है, चलिए आइए अब मान लेते हैं कि ये अब तो बता दिया एफ एस कॉस थीटा। अब मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 2 तक ये कोई कर्व है, इस कर्व में ये dx छोटा एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, अगर इस फॉर्म में दिया रहे, कोई फंक्शन दिया रहे कि हाँ भाई फंक्शन है आपका x के रिस्पेक्ट में, मतलब फंक्शन जो है दिया हुआ है x² + 2x, कहता है कि अब वर्क डन बताइए। सीधा इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 करके fx dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर गए, जो भी लिमिट दिया रहेगा उसको लगा देंगे, वो हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, चलिए आइए पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब वर्क को टाइम से डिवाइड कर दोगे, मतलब 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया गया, यही उस चीज़ की पावर होती है। ठीक, आइए पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कोई भी चीज़ ये होता है mgh, मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h मतलब कितने हाइट से गिराया गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ mv², ये सब आप लोग पढ़े हुए। अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम h हाइट पे रख दें, इतने हाइट पे रख दें, तो क्या इस बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर्ड है? हम बोलेंगे हाँ है। कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ये बात कहना गलत भी है, सही भी है, डिपेंड करता है कि हम कहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। अगर इस बॉडी को हमने कह दिया, अगर हम मान लो ये बॉडी हम ऐसे रखे हुए हैं और हम धरती पे हैं और हम मेजर करना चाहते हैं, क्या इसमें कोई वर्क डन करेगा? क्या ये वर्क डन करेगा? जब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा नीचे धरती, तो धरती से h हाइट पर जब यह रखा हुआ है, तो धरती के लिए इसके पास एक एनर्जी कंज्यूम्ड है, वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh है। जब इसको हम यहाँ से गिरा देंगे तो वो नीचे जाएगा, और यह एनर्जी जैसे जैसे हाइट घटते चला जाएगा, इसका एनर्जी घटते चला जाएगा, और वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि इसका जब हाइट घट रहा है तो जैसे ही ये नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे इंक्रीज कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है हाइट घटने के कारण, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है इसमें वेलोसिटी के बढ़ने के कारण, क्योंकि मास तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। लेकिन अब हम कहें कि हाँ भाई यही रखा हुआ है, क्या इसके अंदर एनर्जी मौजूद है? और हम इस हाथ पे बैठे हुए हैं, तो इस हाथ के रेफरेंस से इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ना काइनेटिक है ना पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि हाथ के रेफरेंस में इसका जो एच है वह 0 है, इसमें वेलोसिटी भी नहीं है, तो इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं है। सो एनर्जी ओनली डिपेंड्स वेन एवर आई energy always measure whenever I the frame of reference chosen। जहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम चूज करते हैं वहाँ से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर इन्फिनिटी एनर्जी है। बोलो क्यों? सर हम चले जाएंगे एकदम पाताल लोक में, ठीक है, वहाँ से हम बोलेंगे अरे इसके अंदर कितना एनर्जी, तो जितना एच है उतना इसमें एनर्जी है। हम आ जाएंगे यहाँ तो एनर्जी बोलेंगे नहीं एनर्जी कम है भाई, इसमें हाइट तो इतने हैं, छोड़ेंगे तो हाथे पर आएगा ना, चोट नहीं लगेगा। बात समझ में आया? यही चीज होता है। क्लियर है? तो पावर कहते हैं 1 सेकेंड में जितना काम करते हैं उसको पावर कहते हैं। अब वर्क डन बाय द स्प्रिंग देख लो। स्प्रिंग में वर्क डन क्या होता है भाई? ये स्प्रिंग है, इधर की ओर हमने फोर्स लगाया, ये घसक गया, एक्स से घसक गया। अगर ये एक्स से घसक गया, ज़रा देखो Fs, इसके अंदर जैसे ही इसको हम खींचे तो इसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ और वह एनर्जी Kx प्रोड्यूस्ड हुआ। स्प्रिंग के कारण इसके अंदर जो फोर्स है वह इस साइड है, इसलिए हमने नेगेटिव दिया। और ये x को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, W स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? हाफ kx²। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव इसलिए दिया क्योंकि स्प्रिंग यहाँ है, स्प्रिंग इसको क्योंकि स्प्रिंग जो है इसको इधर की ओर खींचेगा। यह फोर्स इधर की ओर लगा हुआ है और स्प्रिंग इसको इधर की ओर खींचा हुआ है, तो स्प्रिंग के अंदर जो वर्क डन मौजूद है वो यह मौजूद है। ठीक है, ये याद रख लें बस। स्प्रिंग में यही दोनों पे क्वेश्चन आता है। अब आते हैं रोटेटरी मोशन पे। जब रोटेटरी मोशन का मतलब है कि जब कोई वस्तु घूम रही है किसी सर्कल में या कोई वस्तु घूम रही है किसी कर्व में, तो उस सेंटर से उसको डिस्टेंस r हम लोग बोलते हैं, और जितना घूमा वो थीटा, इस थीटा को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला करते थे। और जहाँ पर ये वेलोसिटी है इस पर 2-3 वेलोसिटी और आया करता था। लेकिन रोटेटरी मोशन में एक वर्ड आता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? कहीं भी फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का मतलब फोर्स इंटू आर। इससे बस छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, फोर्स दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, बोलेगा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जनरेट क्या होगा। ठीक है, मतलब ट्विस्टिंग, यहाँ ट्विस्टिंग होगा वहीं पे टॉर्क जनरेट होगा। बात समझे? अगर हम इस हाथ को इस तरह से ऐंठ दें, तो देखो मेरा हाथ ऐसे था, इसको हमने ऐसे ऐंठ दिया, तो ऐंठा तो ये चमड़ी थोड़ा सा ऐंठाया, किसी एंगल थीटा से ऐंठाया, तो वहाँ पे क्या हुआ? टॉर्क प्रोड्यूस्ड हुआ। और थीटा से जो ऐंठाया उसको हम लोग थीटा भी कह सकते हैं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस्ड हो जाता है और उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं? F × R। तो अब टॉर्क के कारण एक वर्क प्रोड्यूस होता है, उस वर्क को हम कैसे निकालेंगे? FR × थीटा, या फिर टॉर्क × थीटा, या फिर इसी टॉर्क को या इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 2πn/60। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू तो ही होता है 2πn/60। इसके पहले हमने पढ़ा था रेवोल्यूशनल में। या फिर वर्क की बात करें, वर्क ऑफ द सिस्टम 2πn/t/60, सॉरी पावर ऑफ द सिस्टम, जो वर्क टॉर्क के कारण प्रोड्यूस्ड हुआ उसी को हम लोग कहेंगे पावर ऑफ द सिस्टम। यहाँ 60 इसलिए हो गया क्योंकि 60 का मतलब कि सेकेंड से ये डिवाइड होगा, 1 सेकेंड में कितना वर्क किया गया, वही बात हो गया। वर्क का मतलब वर्क डन पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए, ये सब चीज़ें हैं और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल करेंगे और कॉन्सेप्ट बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद आप लोग रिवीजन कीजिए। मेरा बस यही कहना है कि रिवीजन कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो समझने में कुछ चीज़ें हमसे पूछिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोग डालिए, हम उसका
विद इन मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन उसका देने का कोशिश करेंगे, आपका जो भी डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, ठीक है ना, थोड़ा हम भूल भी जाते हैं, कभी कभी हमें याद भी दिला देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है मतलब हमें पता है कि हाँ बताना है, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व करते करते दिमाग से निकल जाता है कि इसको क्या रिप्लाई देना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो बाबू। बाकी ये सब भूलिए, चुपचाप आइए, पढ़िए, पूरा सिलेबस फिनिश हो गया आपका। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर कुछ कुछ दिन पे अंतराल पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है वो ख़त्म। अच्छा, और फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बस यही कीजिए, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। मेन बात है आपको रिवीजन होना चाहिए, सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि मुझे आपको एडिशनल चीज़ें जो चीज़ देना है वो मैं आपको दे दूँगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँ। जैसे इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूलाज देना है, इसमें न्यूमेरिकल्स बताने हैं, और जो आपका एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक और था सॉलिड ज्योमेट्री, उसका एक बार रिव्यू दे देना है, और ये तो मैं एक ही वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो कभी भी आ जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन के बाद आपका आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मतलब अब जो पढ़ा दिया है बस उसको फिर से रिवीजन करो, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पूछो, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।